हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईडी एकेडमी में। बच्चों, इस लेक्चर में यानी कि अपना लेक्चर नंबर 3 है और इसमें अपन देखने वाले हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर देख लिए थे जिनके अंदर अपन ने अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, दैट मींस वो सारी थ्योरी अपन ने देखी, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब कुछ उसमें अपन ने देखा था और अलग अलग थ्योरीज वहां पर देखी थी, हाइपोथेटिकल थ्योरीज और जो भी मेन थ्योरीज है वो अपन ने लेक्चर फर्स्ट में देखा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चैप्टर समझना है तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर आपको जरूर देखना होगा, ठीक है। तो आप पहले उनको गो थ्रू कर लीजिए, इसके बाद में अपन यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। इससे पहले अपन ने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में देखा। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में देखा था, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने लेक्चर नंबर 2 में देखी। आज के लेक्चर का अपना एम क्या है, इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि बायो मींस लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ और ओरिजिन हो चुका है तो फिर उससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। दैट मींस आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं इवोल्यूशंस का पार्ट। लाइक अपन बात करेंगे कि हॉर्स का इवोल्यूशन भी अपन बात करेंगे। हॉर्स इवोल्यूशन से पहले अपन रेप्टाइल्स की भी बात कर लेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की भी अपन बात करेंगे। तो उसमें अपन देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कब ओरिजिन हुआ और कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपना एम क्या है, अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को समझे। देखो, अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं तो यहां पर अपन 2 चीजें समझेंगे। अगर अपन इवोल्यूशन की बात करें तो 2 तरह का इवोल्यूशन है। एक को बोला मैंने सेल्यूलर, यानी कि लाइफ की। चलो लाइफ की बात करते हैं, 1 मिनट। इवोल्यूशन की जगह अपन बात करें लाइफ। चलिए, लाइफ कैसे आई? लाइफ, तो लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बिना सेल के भी लाइफ थी क्या, और सेल आने के बाद में लाइफ कैसे? अगर मैं लाइफ की बात करूं तो विदाउट सेल लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, बिना सेल के लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो उसको बोला अपन ने नॉन सेल्यूलर लाइफ, नॉन सेल्यूलर स्टेज बोल सकता है। ये लो, नॉन सेल्यूलर स्टेज। लाइफ आने से पहले यहां पर एक स्टेज बनी थी अर्थ के ऊपर जिसे बोला था नॉन सेल्यूलर स्टेज। इसके बाद में आई थी अपनी सेल्यूलर स्टेज। ये लो, तो अपन बात करते हैं कि क्या डायरेक्ट सेल्यूलर स्टेज आ चुकी थी क्या? नहीं, डायरेक्ट सेल्यूलर स्टेज नहीं आई थी बच्चों। अगर मैं बात करूं आपको बायोमोलिक्यूल्स की, तो बायोमोलिक्यूल्स ने एग्रीगेशन स्टार्ट कर दिया था। एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो मोनोमर्स थे वो धीरे धीरे पॉलीमर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन वो जो पॉलीमर्स जो बने हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं कर पाए। डायरेक्ट का मतलब है कि बीच बीच में कुछ स्टेजेस आई है उनके अंदर, ठीक है। तो उसमें अपन जानेंगे कि वो नॉन सेल्यूलर स्टेजेस हैं। जब कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई, मतलब एग्रीगेशन होने के बाद तब जाकर एक सेल्यूलर स्टेज बनी। यानी कि आप देख रहे हैं कि सेल्यूलर स्टेज मतलब सेल का फॉर्मेशन हुआ। विदाउट सेल सेल्यूलर स्टेज की अपन बात नहीं करेंगे, और इससे पहले के स्टेज को बोला है नॉन सेल्यूलर स्टेज। तो मतलब इसमें सेल है क्या? सेल एब्सेंट है। यहां पर आप बात करेंगे सेल एब्सेंट है, और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो सेल बच्चों प्रेजेंट है। सेल प्रेजेंट है यहां पर, ठीक है। अब देखना, अगर मैं बोलूं कि सर नॉन सेल्यूलर स्टेज क्या क्या आई थी, तो मैं अगर फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो यहाँ पर प्रोटोबायोन्ट्स बना था। ये देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर ए, तो यहाँ पर प्रोटोबायोन्ट्स बना। अब ये सर प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं? तो मैंने कहा प्रोटोबायोन्ट्स कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे सर प्रोटोबायोन्ट्स जो है वो मोनोमर्स के एग्रीगेशन से बनता है। चलो लिख दे रहे हैं प्रोटोबायोन्ट्स। ये कैसे बना? तो मैंने कहा इसका फॉर्मेशन जो हुआ है ये एक तरह का स्टेबल पॉलीमर है। ये क्या है? स्टेबल पॉलीमर। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं नॉन स्टेबल पॉलीमर, या फिर मोनोमर जो है वो उन्होंने क्या बनाया होगा? स्टेबल पॉलीमर बनाया होगा। तो जो भी मोनोमर्स है, मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़े होंगे और इन मोनोमर्स ने क्या बनाया होगा? आप बोलेंगे सर इन्होंने स्टेबल पॉलीमर बनाया होगा। स्टेबल पॉलीमर, ठीक है बच्चों? यस। अब सर प्रोटोबायोन्ट्स में आपको क्या दिखेगा? एक्चुअल प्रोटोबायोन्ट्स में आपको 2 ही चीजें दिखेगी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दिखेगी। क्या दिखेगी इसके अंदर?
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। यानी कि स्टेबल पॉलीमर में भी आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मिला है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सबसे पहले ये बने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बने, मतलब प्रोटोबायंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या करा, इसको सेल बनाने की कोशिश करी, यानी कि सेल आ चुकी थी ना, तो उससे पहले उन्होंने जाना कि कुछ प्रोटोबायंट्स लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, और इसी प्रोटोबायंट से उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए लेबोरेटरी के अंदर बच्चों। तो लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने कुछ अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ऑपेरिन, जिसने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था, उसने एक स्ट्रक्चर बनाई प्रोटोबायंट्स जैसी ही कुछ स्ट्रक्चर बनाई, जिसे कॉजरवेट बोलते हैं। तो वो भी नॉन सेलुलर स्टेज में आती है। तो एक तो अपन बात करें कि प्रोटोबायंट्स एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, बट क्या प्रोटोबायंट एक सेल है? अगर मैं इसको बोलूं क्या प्रोटोबायंट सेल है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, प्रोटोबायंट सेल नहीं है। इट इज नॉट सेल्युलर स्ट्रक्चर, इट इज नॉट ए सेल्युलर स्ट्रक्चर। व्हाई? क्यों? ऐसा क्यों? तो अपन व्हाई के लिए अगर मैं बोलूं क्यों, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बिकॉज इट डज नॉट शो रिप्रोडक्शन। इसके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर ही नहीं है। इट डज नॉट शो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नहीं है मतलब ये सेल नहीं है। और फिर अपन बात करें कि प्रोटोबायंट्स को क्या अपन एक तरह से एंसेस्टर बोल सकते हैं क्या सेल का? तो ये सेल का भी प्रिमिटिव फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सेल। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसके साथ में, इट इज नॉट primitive stage of cell, ठीक है। अब ये देखो, तो आप अपन बात करेंगे सर ये कुछ जो स्टेबल आपके पॉलीमर्स है, इनको देखते हुए क्या करा है अलग अलग साइंटिस्ट। तो अपन बात कर रहे हैं कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया। तो ये देखो, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटोबायंट्स वो कौन कौन सी है? तो ये देखो, अगर मैं बोलूं कि वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कौन कौन सी है, तो आप बोलेंगे नंबर वन कॉजरवेट्स बच्चों। तो ये कॉजरवेट्स कैसे बनी? ठीक है, तो ये देखो, साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पर? ऑपेरिन। कॉजरवेट्स तो अपन बात करेंगे डेवलप्ड बाय ऑपेरिन, मतलब ऑपेरिन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और कैसे डेवलप किया, तो अपन बात करेंगे इन्होंने क्या कॉजरवेट का फॉर्मेशन कैसे किया। तो अपन बात करेंगे ऑपेरिन यूज्ड carbohydrates and protein for synthesizing कॉजरवेट्स। तो अब अपन बात करेंगे सर उसने प्रोटीन के फॉर्म में क्या लिया और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या लिया। तो यहां पर उसने गम यूज किया, गम, ठीक है। यहां पर उस गम का नाम क्या? अरेबिक। ये देखो, अरेबिक यूज किया उसने। और साथ ही साथ प्रोटीन के फॉर्म में उसने क्या यूज किया? तो प्रोटीन के फॉर्म में बच्चों उसने यूज किया हिस्टोन प्रोटीन यूज किया, ठीक है। और जो पीएच रखी उन्होंने, पीएच ऑलमोस्ट 6 पीएच पे उसने काम किया, 6 पीएच पे। तो 6 पीएच पे गम और अरेबिक हिस्टोन, मतलब अरेबिक ये एक पॉलीमर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, और हिस्टोन को यूज करते हुए उसने क्या करा यहाँ पर? कॉजरवेट्स बना दिया। बट इसमें ये जो कॉजरवेट्स है इसका ड्रॉबैक क्या है? तो मैं यहाँ पर अगर ड्रॉबैक की बात करूं तो इसका ड्रॉबैक क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें लिपिड बाइलेयर एब्सेंट है। लिपिड बाइलेयर इज एब्सेंट, मतलब वो सेल बनाने की कोशिश कर रहा। अच्छा, कॉजरवेट्स क्यों बनाया? मतलब ऑपेरिन जो है वो सेल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो मेन उसकी बाउंड्री है बच्चों, लिपिड की बाइलेयर जो है वही एब्सेंट है यहाँ पर।
तो कहीं ना कहीं इसमें अपन देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा है, लेकिन ट्राई किया उसने। यानी कि आप देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट्स में ये कॉन्जर्वेट्स उसने बनाया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि एक और साइंटिस्ट जिसने इस ड्रॉबैक को कंप्लीट किया, मतलब लिपिड बाइलेयर बनाने की कोशिश करी। तो उसने देखा कि अगर मैं लिपिड बाइलेयर बना दूंगा तो हो सकता है ये कंप्लीट सेल की स्ट्रक्चर बन जाए, और उसने ऐसा करके दिखाया। उसने क्या करा, एक और स्ट्रक्चर बनाई जो दूसरी अपनी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है बच्चों, उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है माइक्रोस्फीयर। तो ये नंबर 2, ये बनी माइक्रोस्फीयर। तो माइक्रोस्फीयर में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट, यहां पर साइंटिस्ट चेंज हो चुका है बच्चों, ये यहां पर अपन बात करेंगे डेवलप्ड बाय, यहां पर साइंटिस्ट चेंज हो गया, सिडनी फॉक्स। यहां पर जो साइंटिस्ट है वो कौन सा है, सिडनी फॉक्स है बच्चों। तो सिडनी फॉक्स ने क्या करा, देखना, उसने क्या करा, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उसको हीट किया। ये लो, तो अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की। तो उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने क्या करा, यूज्ड कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों का यूज किया और इसको इंसर्ट करा दिया किसके अंदर, हॉट वाटर में। इसको डाल दिया उसने हॉट वाटर में। हॉट वाटर में डालने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को इंसर्ट कराया उसने हॉट वाटर में, और हॉट वाटर से इसको फिर पुट करवा दिया, पुट इन कोल्ड वाटर। और जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। तो लिपिड इसके अंदर प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर उसने लिया उसके अंदर ऑलरेडी उसने क्या ले रखा था, लिपिड ले रखा था। तो अपन ने ये भी लिख दिया। अब क्या हुआ, कोल्ड वाटर में पुट कराने के जस्ट बाद में इसने देख लिया कि इससे क्या बन चुकी थी, बाइलेयर ऑफ लिपिड विल फॉर्म, बाइलेयर ऑफ लिपिड वर फॉर्म्ड, ये बन चुकी थी। ठीक है, यानी कि आप माइक्रोस्फीयर की बात करेंगे तो माइक्रोस्फीयर के अंदर ये बाइलेयर ऑफ लिपिड, यानी कि आप पता है बाइलेयर ऑफ लिपिड का मतलब ये है कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हुई। ये लो, मतलब ये कहीं ना कहीं सेल की जो बाउंड्री है उससे रिजेंबल करती है। ठीक है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके अंदर अभी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। और आप सभी को पता है कि अगर एक सेल को मैं सेल बोलूं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि सेल के अंदर बच्चों न्यूक्लिक एसिड का होना जरूरी है। विदाउट न्यूक्लिक एसिड वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इसका भी ड्रॉबैक क्या है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट जिसने वेसिकल का फॉर्मेशन किया, वेसिकल, तीसरी जो स्ट्रक्चर बनने जा रही है वो है वेसिकल। ये देखो, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है वेसिकल। अब देखो यहां पर साइंटिस्ट चेंज हो चुका है, ये जो डेवलप किया है, तो अपन बात करें डेवलप्ड बाय डीमर साइंटिस्ट का नाम है डीमर। इसने क्या किया, कुछ नहीं किया इसने कैसे वेसिकल्स बनाई, तो ये देखो सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने क्या लिया, कॉन्जर्वेट लिया, प्लस इसने क्या लिया, कॉन्जर्वेट्स प्लस माइक्रोस्फीयर लिया, और इससे क्या बना दिया इसने, प्रोटोबायंट्स बना दिया। ये लो, प्रोटोबायंट्स बना दिया, एक कंप्लीट प्रोटोबायंट्स बोल सकते हैं, कंप्लीट प्रोटोबायंट्स। बट इसके अंदर क्या एब्सेंट है, बट इट डज नॉट शो रिप्रोडक्शन। बाकी सारी स्ट्रक्चर इसमें ऑलमोस्ट आ चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं आया है। तो ये कंप्लीट प्रोटोबायंट बना और इसका नाम रखा इसने वेसिकल, मतलब ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी और इसको इसने वेसिकल बोला, दिस इज वेसिकल। तो इसका ड्रॉबैक आपको पता है ना, रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट। अगर आप इसमें न्यूक्लिक एसिड इंटर करा देंगे ना, तो एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर में भी इसके अंदर रिप्रोडक्शन वाली पावर आ जाए। तो अपन बात कर रहे हैं कि सेल को सेल होने के पीछे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक सेल को सेल कब बोल सकते हैं,
तो सेल की कुछ यूनिक फीचर होती है, यानी कि एक तो उसकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी वेसिकल जिसके अंदर रिप्रोडक्शन शो होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन द सेंस उसमें सेल डिवीजन होना चाहिए। और डिवीजन कैसे होगा? जब उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड होगा। और जब भी वो डिवाइड करे तो उसके अंदर म्यूटेशन होना जरूरी है। अगर एक सेल म्यूटेशन शो करती है या फिर ऐसी स्ट्रक्चर जो म्यूटेशन शो करती है, दैट मींस वो कहीं ना कहीं सेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं बच्चों, ये अपन बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं नॉन सेलुलर स्टेज की। ये देखो नॉन सेलुलर स्टेज। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये देखो सेलुलर स्टेज। तो सेलुलर स्टेज आई इसके बाद में, तो अब पूरी कहानी अपन सेलुलर स्टेज की देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सेलुलर स्टेज के अंदर क्या मिलेगा आपको? ये एक कंप्लीट सेल है, और इस सेल के अंदर सेंटर में क्या आया होगा? न्यूक्लियस है, ये देखो न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड के अलावा भी यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल की फीचर क्या है? इसकी फीचर है, फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने बोला रिप्रोडक्शन पावर प्रेजेंट, रिप्रोडक्शन पावर प्रेजेंट, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। दूसरा म्यूटेशन, म्यूटेशन विल अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ड्यूरिंग डिवीजन, ये इसके फीचर है। तो अब सेलुलर स्टेज में अपन देखेंगे कि सबसे पहले बच्चों जो सेल बनी, यानी कि जो ये सेल बन चुकी है, और जो सबसे पहले जो एनिमल्स आया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया है। मतलब सबसे पहले जो एनिमल्स बना है वो यूनिसेलुलर बना है। लाइक आपने नाम सुना होगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यानी कि प्रोटोजोन्स की आप बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिसेलुलर आया है। और अगर अपन बात करें सेल के रेस्पेक्ट में, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस के बेसिस पे मैं बात करूं तो उनमें कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस बना। और फिर अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिला। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई ना, ये यूकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर पहले नहीं बनी थी, पहले प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बनी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म बने वो प्रोकैरियोटिक बने थे, और जिनके अंदर सेल जो थी वो सिंगल सेल, जिन्हें यूनिसेलुलर अपन ने बोला। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो अब अपन देख लेते हैं कि किस ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। वो ऑर्डर अपन देखने जाते हैं। ये देखो वो ऑर्डर अपन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कैसे बने होंगे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म? तो आप सभी को पता है सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं। ठीक है, उसके बाद में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन आप बात करेंगे कि सर पहले जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बना वो किस तरह से बना? तो ये देखो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बना वो एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ बना था। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ बना था, सिमिलर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा। आप मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया की बात करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या बना है? बैक्टीरिया बना है, सबसे पहले बैक्टीरिया बना है मोनेरा। उसके बाद में आप प्रोटिस्टा। तो मैंने तो यहाँ पर आपको अमीबा और यूग्लिना बहुत बाद में बता दिया, उससे पहले ही मोनेरा से सिमिलर कुछ ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। फिर मोनेरा प्रॉपर बना, फिर प्रोटिस्टा प्रॉपर बना, और ऐसे करते करते जो कंप्लीट 5 किंगडम सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट हुआ। चलो तो इधर आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ सिमिलर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ है, ये पहली बात तो इनको हेटेरोट्रॉफ क्यों बोला? क्योंकि ये खुद से फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे, जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बच्चों ये कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको डिग्रेड करते हुए क्या बना रहे हैं? यहाँ पर एटीपी बना रहे हैं। तो ये एटीपी एज ए एनर्जी ये क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एटीपी बना रहे हैं। और एक तरह से फर्मेंटेशन एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट है। एनारोबिक के अंदर आपको पता है यहाँ पर ये क्या बन चुका है? अल्कोहल बन चुका है, ये अल्कोहल बना यहाँ पर। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होने जा रहा है और एटीपी बन रही है, लेकिन बहुत कम एटीपी बन रही है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो वाटर के अंदर एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ का हुआ, और इस तरह से वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हुए एनर्जी बना रहे हैं। बच्चों सेकंड टाइप पर जो ऑर्गेनिज्म बना उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। सेकंड नंबर पर जो ऑर्गेनिज्म बना उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया लाइक आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया, इनको क्या बोला है? आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब इन्होंने क्या कराया है? सबसे पहले
केमिकल्स को यूज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉडी के अंदर बनाया। देखो यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2O हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 को यूज करते हुए इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी बॉडी के अंदर बनाया और अब इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये एनर्जी फॉर्म कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया बने, ये किस टाइप के थे? ये ऑटोट्रॉफिक थे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब खुद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, खुद से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ये बनाया, ये लो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, तो इनको बोला कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक क्यों बोला? क्योंकि केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, खुद से भोजन बना रहे हैं और केमिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर बैक्टीरिया आए हैं वो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये इन्वायरमेंट में अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक क्यों बोला यहाँ पर? फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब यह है कि इनमें सबसे पहले क्लोरोफिल बन चुका था। क्लोरोफिल तो बन चुका था लेकिन वो ट्रू क्लोरोफिल नहीं था, वो एक तरह से फोटोलाइसिस जो वाटर का ब्रेकडाउन है वो नहीं कर पा रहा था। जब तक प्रॉपर वे से क्लोरोफिल के अंदर प्रॉपर वे से जब वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी फ्री नहीं होगी बच्चों। तो अपन बात कर रहे हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बने, सबसे पहले वो एन ऑक्सीजेनिक बने क्योंकि इन्होंने जो वाटर के अंदर मेटलोपोरफायरिन एक पिगमेंट है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इस मेटलोपोरफायरिन से इन्होंने बैक्टीरियल क्लोरोफिल का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? बैक्टीरियल क्लोरोफिल का फॉर्मेशन किया। तो ये प्रॉपर क्लोरोफिल नहीं बना और इस क्लोरोफिल से वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है। वाटर ब्रेकडाउन होता है क्या? नहीं होता, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता। उसके बाद एक और टाइप के, यानी कैसे बोल सकते हैं अपन, फोर्थ नंबर पर जो बैक्टीरिया बने बच्चों उनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। और इनकी बहुत ही अच्छी खास बात, जब ये इवोल्व हुए तो इन्होंने क्या करा, जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल था उसको ट्रू क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का ब्रेकडाउन होने लगा तो इससे क्या हो गई, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर फ्री होने लगी। और इनके आने के बाद में, यानी कि ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आने के बाद में इन्वायरमेंट कैसा हो गया था बच्चों? इन्वायरमेंट हो गया था ऑक्सीजेनिक या फिर ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट हो गया। इससे पहले इन्वायरमेंट कैसा था? इससे पहले रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। मतलब बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आने के बाद में इन्वायरमेंट में खूब सारी ऑक्सीजन फ्री हुई, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई। तो उससे अलग अलग गैसेस कंबाइंड होने लगी, यानी कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों याद रखना है, जब तक इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था, इन्वायरमेंट के अंदर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ब्लू ग्रीन एल्गी आने के बाद में ओजोन लेयर बना। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाया इन्होंने? O3 बनाया। O3 ओजोन लेयर होती है। तो एक ओजोन लेयर का प्रोटेक्टिंग लेयर बनी इन्वायरमेंट के अंदर, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मैं लिख ही देता हूं, आफ्टर ब्लू ग्रीन एल्गी इवोल्यूशन ओजोन लेयर were formed या was formed। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ? ओजोन लेयर, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहां पर मिल रही है। ये देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल रही है और इन्होंने बनाया O3। ये ओजोन लेयर है बच्चों, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर आने के बाद में ये पूरी की पूरी लेयर बन चुकी है। और यहाँ पर जो सन है, इससे अल्ट्रावायलेट आ रही है क्या? नहीं आ पा रही है, पहले आ रही थी। अब जो अल्ट्रावायलेट है यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई वापस। देखो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ की जो एनर्जी है वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम होने लगी। एनर्जी कम, टेम्परेचर भी कम होने लगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी ने ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कराया बच्चों। ठीक है, चलो अब ये देखो, इसके बाद में अपन कहानी देखते हैं एविडेंस ऑफ लाइफ की। तो आपको पता लगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री करी। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद में आप देखेंगे कि इससे
अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद में आप देखेंगे एक पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, और उधर से क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है बच्चों, क्लोरोफिल, तो इससे प्लांट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि मोनेरा के बाद में आप देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ने एनिमल बनाया, और ऐसे करके एक एनिमल किंगडम बन गया तो एक दूसरा बन गया प्लांट किंगडम। तो ब्लू ग्रीन एल्गी उनका कॉमन है, कॉमन ऑर्गेनिज्म है। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं आगे की लाइफ रुक जाती बच्चों। चलो एविडेंस ऑफ लाइफ की बात करते हैं। एविडेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉसिल्स, ये देखो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, और मतलब कैसे आप पता लगा सकते हैं लाइफ के बारे में, कैसे पता लगा सकते हैं, तो बहुत अलग अलग वहां पर तरीके हैं, मतलब लाइफ के बारे में पता लगाने के लिए, या फिर एविडेंस के, या फिर एविडेंस जानने के लिए। तो इसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपने पास में जो तरीका है वो फॉसिल्स स्टडी है बच्चों। तो एविडेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉसिल्स, तो फॉसिल्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में बताता है। और फॉसिल्स होता क्या है एक्चुअल में, फॉसिल्स होता क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उससे फॉसिल्स बन जाता है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को अपन फॉसिल्स बोल रहे हैं। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म को अपन फॉसिल्स बोल रहे हैं। अब डेड ऑर्गेनिज्म का हो सकता है एक कंप्लीट बॉडी पार्ट एज ए फॉसिल्स वहां पर मिले अपने को, या फिर हो सकता है उसका कोई भी बॉडी पार्ट्स वहां पर मिले, या फिर उसका फुटप्रिंट अपने को मिले। फुटप्रिंट भी वहां पर एज ए फॉसिल्स अपन ले सकते हैं उसको। तो अलग अलग टाइप के फॉसिल्स होते हैं। और ये फॉसिल्स मिलते कहां पर है, मैंने कहा कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइम में रहा होगा, और जब उसकी डेथ हो गई थी या फिर डेथ हुई, तो उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर रॉक्स की जो लेयर है उसके अंदर दबा होगा उसमें। तो जैसे ही आप रॉक्स को हटाते हैं, या फिर ऐसे आप बात करेंगे कि उसको आप जैसे ही डेप्थ तक जाते हैं, खुदाई उसकी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक अलग लेयर मिलती है, और उस लेयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, फॉसिल्स मिलेगा। तो आपने लिखा फॉसिल्स हार्ड पार्ट होते हैं जो आपको रॉक्स के अरेंजमेंट में मिलेंगे। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स है ना, ये टाइम पीरियड जो है फॉसिल्स का उसके बारे में बताती है। मतलब फॉसिल्स कितना पुराना है, कितना नया है, तो उससे उसका पता आप रॉक्स के अरेंजमेंट से लगा सकते हैं। तो सर रॉक्स है कितनी टाइप की, और किस टाइप की रॉक्स के अंदर फॉसिल्स मिलेगा, तो बच्चों 3 तरह की रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक को बोला इग्नियस, एक को बोल रहे हैं अपन इग्नियस रॉक्स जो सबसे ओल्डेस्ट है, एक है सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये अरेंजमेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो वो इग्नियस रॉक्स बनी है, इग्नियस रॉक, ठीक है। इसके बाद कौन सी बनी है, इसके बाद बनी है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बनी बच्चों। और सेडिमेंट्री रॉक के बाद में कौन सी बनी है, उसके बाद में बनी है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक, सबसे ऊपर वाली मेटामॉर्फिक रॉक। ये ऑर्डर है। तो ये जो आपको सेडिमेंट्री रॉक दिख रही है, इसमें फॉसिल्स मिलेंगे, फॉसिल्स आर फाउंड इन इट, ठीक है। चलिए, तो सर फॉसिल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, किसने सबसे पहले फॉसिल्स के बारे में देखा, ये सारी चीजें अपन देखने जा रहे हैं। तो ये देखो, अगर मैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स की बात करूं तो बच्चों इसको बोलते हैं अपन पैलेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है, लियोनार्डो डिविंसी है बच्चों। और फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी कौन है, तो ये आपको याद रखना है, बीरबल सहानी, इंपॉर्टेंट। ये लो, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के फॉसिल्स है बच्चों। यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं जो सबसे पहला फॉसिल्स है वो अनअल्टर्ड फॉसिल्स या फिर अनचेंज्ड फॉसिल्स। नाम में ही काम छुपा हुआ है। वो कैसे, यानी कि ऐसा फॉसिल्स जो कंप्लीट है अपने आप में, यानी कि उसकी पूरी बॉडी आपको मिल जाएगी लेकिन वो डेड फॉर्म में मिलेगी। तो लिख दिया कंप्लीट बॉडी वर फाउंड एज ए फॉसिल्स। एग्जाम्पल भी दिया आपने, वुली मैमोथ। वुली मैमोथ जो है वो पोलर रीजन पर मिलता है। इस टाइप की जो फॉसिल्स है वो कहां मिलेंगे, पोलर रीजन पे मिलेंगे, पोलर रीजन पर, ठीक है। पोलर रीजन पर वुली मैमोथ मिला। फिर है मॉल्ड फॉसिल्स सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर अनअल्टर्ड, सेकंड नंबर पर देखो मॉल्ड फॉसिल्स। ए फुल प्रिंट ऑफ बॉडी वर फाउंड एज ए फॉसिल्स। बॉडी तो नहीं है लेकिन बॉडी का एक प्रिंट बना हुआ है, पूरा का पूरा एकदम आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रिंट आउट उसके अंदर बना हुआ है, छपा हुआ है। तो प्रिंट भी एज ए फॉसिल बच्चों काम में आ सकता है। और इस टाइप के फॉसिल्स को बोलते हैं अपन मॉल्ड फॉसिल्स। थर्ड टाइप का फॉसिल्स देखो, ट्रैश फॉसिल्स। ये क्या होता है,
तो यहां पर आपने देखा फुटप्रिंट, वहां तो एक कंप्लीट प्रिंट था, कंप्लीट बॉडी प्रिंट था। ट्रेस फॉसिल्स में फुटप्रिंट भी हो सकता है, पैर का जो चिन्ह है फुटप्रिंट कैन बी फॉसिल्स। और इस टाइप के फॉसिल्स को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेस फॉसिल्स बोलते हैं बच्चों, ट्रेस फॉसिल्स, ट्रेस फॉसिल्स बोलते हैं। ये देखो, अब फोर्थ नंबर का है कास्ट फॉसिल्स, यानी कि कास्ट मिनरल्स मिलेंगे आपको, मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स डिपॉजिट इन मोल्ड फॉसिल्स, देन इट इज कॉल्ड एज कास्ट फॉसिल्स। जो भी मोल्ड फॉसिल्स है, अच्छा मोल्ड फॉसिल्स किसे बोला था, जरा इधर देखो, मोल्ड फॉसिल जो है वो फुटप्रिंट में, यानी कि जो उनका सांचा है, सांचा, उसके अंदर अगर मिनरल्स डिपॉजिट है, प्रिंट, एक पूरी बॉडी का प्रिंट बना हुआ, जैसे मानो कि पूरी बॉडी का एक प्रिंट बना हुआ है, वो एक तरह का बॉक्स बन गया, बॉक्स है उसमें है कुछ भी नहीं, तो उसको तो अपने मोल्ड बोला। ठीक है, देखो ऐसे, जैसे मैंने बोला ये खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स है, ये इम्पटी खाली है एकदम। और अगर मैं अब इस बॉक्स को अपन ने बोला है कि ये मोल्ड है, इस बॉक्स को आपने बोला कि ये मोल्ड फॉसिल्स है, और जब मैंने इस बॉक्स के अंदर कुछ फील कर दिया बच्चों, यहाँ पर कुछ मिनरल्स का डिपोजिशन मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये बन चुका है अब कास्ट फॉसिल्स बन चुका है। ये क्या बन चुका है? कास्ट। जब ये इम्पटी होता है पूरा का पूरा प्रिंट, ये पूरा का पूरा प्रिंट था और ये खाली था, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांचा, हिंदी में बोलते हैं इसको सांचा फॉसिल्स, सांचा जीवाश्म। लेकिन इसमें अगर आपने मिनरल्स का डिपोजिशन करा दिया तो ये कन्वर्ट हो गया कास्ट फॉसिल्स में। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो बच्चों, कोप्रोलाइट फॉसिल्स। ये क्या होता है? तो अपन बात करें एनी एक्सक्रीटरी मैटर, कोई भी एक्सक्रीटरी मैटर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बच्चों एज ए फॉसिल्स स्टडी की जा सकती है, या फिर एज ए फॉसिल्स कंसीडर्ड हो सकता है। ठीक है, तो कोप्रोलाइट फॉसिल्स गिव डिटेल अबाउट फूड कंजप्शंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कैसा भोजन वो खाते थे, किस टाइप का उनका हैबिटेट, मतलब किस टाइप का हैबिटेट था जिसके अंदर उनको ये पर्टिकुलर चीजें मिलती थी खाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप जान सकते हैं थ्रू द फॉसिल। तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपना खत्म हुआ। चलिए इसके आगे अपन बात करते हैं डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। भैया फॉसिल्स की एज का कैसे पता लगाओगे? तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स एज फॉसिल्स एज कैन बी डिटरमाइंड, एज ऑफ रॉक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स। दो मेथड से आप रॉक्स की एज को आप डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर आपने रॉक्स की एज के बारे में पता लगा लिया तो अल्टीमेटली फॉसिल्स के बारे में भी पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? क्योंकि सर उन्हीं रॉक्स के नीचे फॉसिल्स जमा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका भी पता लग जाएगा। पहली जो मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड है बच्चों, पहली मेथड है इसमें कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड में अपन करते क्या है, अपन रेडियो एक्टिव मैटर यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव मैटर, ठीक है, इनको यूज करेंगे। मतलब ऐसे मैटर, ऐसे पदार्थ जिनकी कोई पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है और उस हाफ लाइफ के बाद वो किसी दूसरे आइसोटॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोटॉप अपने ही सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का कोई दूसरा एलिमेंट्स वो फॉर्म कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ जानेंगे। सबसे पहले तो उस हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग आप पता लगाएंगे कि उसकी लाइफ कितनी है। जैसे मैं अगर सबसे मैक्सिमम यहाँ पर हाफ लाइफ की बात करूं तो वो यूरेनियम की होती है, मिलियंस होती है इसकी, मिलियंस ऑफ लाइफ, मिलियंस ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो इससे आप पता लगाएंगे कि कितने टाइम बाद में ये यूरेनियम से लेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है यूरेनियम और ये है लेड। ठीक है, ओके, तो यूरेनियम कन्वर्ट होता है लेड के अंदर, कितने टाइम बाद में कन्वर्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। पोटेशियम, ये देखो आपने सबसे पहले देखा यूरेनियम, फिर देख रहे हैं आप पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आर्गन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आर्गन में। ठीक है, ये देखो, इसके बाद में आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन की, तो कार्बन का आइसोटोप जो है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, और अपन बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव आयरन हाफ लाइफ ऑल्सो फाइंड एज। ठीक है, आयरन की हाफ लाइफ से भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो मेथड्स है जो किसके अंदर आती है, कार्बन डेटिंग मेथड्स में। कार्बन डेटिंग मेथड्स में अपन ने अलग अलग रेडियो एक्टिव मैटर लिया, लाइक यूरेनियम लिया बच्चों, पोटेशियम, कार्बन लिया। ठीक है, सेकंड मेथड क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये क्या है जरा समझते हैं इसको। एज कैन बी डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी,
ये क्या होती है सर? इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको समझो। मैंने कहा ओल्ड रॉक है, ओल्ड रॉक, उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? ओल्ड रॉक की कैपेसिटी कितनी होगी? ज्यादा होगी क्या? यस, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। न्यू रॉक, जैसे जैसे आप ओल्ड से न्यू की ओर जाएंगे उसकी कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कैपेसिटी डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं किसी रॉक्स के अंदर, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ओल्ड है, ओल्ड सबसे पुरानी वो रॉक है। कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नई रॉक है बच्चों। तो इस इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड से भी आप फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखो, यहां पर मैंने आपको एक फोटो आपको दिख रही होगी, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कब बने, कब चले गए, कब उनका फॉसिल्स बन गया, ये सारी डिटेल अपन इसमें देखने वाले हैं। यानी कि अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझ लिया है तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का ऑर्डर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन किससे इवोल्व हो रहा है और किस ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ रही है, किस टाइम पीरियड तक वो जिंदा रहा है और कब वो मर गया। तो कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनिज्म का गोल्डन पीरियड रहा होगा जिसके अंदर वो डोमिनेंट थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ये मैंने यहां पर क्या दिखाया आपको? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, देखना इसमें। यानी कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ, इस अर्थ को अपन ने 4 एरा में डिवाइड कर दिया। ये लो, 4 अलग अलग एरा में डिवाइड किया है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है? ये सब एरा है। एरा, एरा क्या होता है? एरा एक टाइम है, ये टाइम डिवीजन बोल सकते हैं, टाइम डिवीजन। अच्छा, मतलब अर्थ को 4 अलग अलग टाइम डिवीजन में डिवाइड किया और वो मेजर डिवीजन था, मेजर सबसे बड़ा टाइम डिवीजन, टाइम डिफरेंस, उसको एरा बोला यहां पर, एरा। अब इस एरा के अंदर आप देखेंगे 4 टाइप का एरा है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला है ये बताता है, ये सबसे प्रीमिटिव एरा है, ये प्रीमिटिव है, और ये ऊपर वाला मॉडर्न है, मॉडर्न। तो नीचे वाला प्रीमिटिव और ऊपर वाला मॉडर्न, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आप प्रीमिटिव टाइम पीरियड के अंदर चले जाएंगे। तो बच्चों ये जो एरा है, सॉरी एरा बोला क्या मैंने, इयोन होगा बच्चों। ये 4 इयोन के अंदर कन्वर्ट किया है इसको, गलती से निकल गया एरा, एरा नहीं है यहाँ पर, इयोन है बच्चों। तो इयोन 4 इयोन में डिवाइड किया इसको, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले वाला प्रीमिटिव और सबसे ऊपर वाला मॉडर्न है। यानी कि आप अप टू डाउन जाएंगे तो आप प्रीमिटिव एरिया या प्रीमिटिव टाइम पीरियड के अंदर जाएंगे, और डाउन टू अप जाएंगे तो आप मॉडर्न एरिया में चले जाएंगे या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड में आप चले जाएंगे। ठीक है, आप देखो इसको समझने की कोशिश करना। जो सबसे प्रीमिटिव है उसको बोला है हेडेन, उसको क्या बोला है आपने? हेडेन। ठीक है, इस हेडेन के अंदर लाइफ बनी है, और इसके बाद में बना है आर्कियन, आर्कियन, और उसके बाद में बना है प्रोटेरोजोइक। यस, उसके बाद में बना है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, और प्रोटेरोजोइक के बाद में बना फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक मतलब ये 4 मेजर इयोन, ये 4 मेजर पार्ट इस अर्थ के जो सबसे पहले बना है। हेडेन ये तब का पार्ट है जब अर्थ बनी थी। तो मतलब अर्थ आज से लगभग आप सभी को पता 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है वो अर्थ बनी थी। तो आज से आप 4.5 बिलियन ईयर एगो में जाएंगे तो वो इयोन क्या कहलाएगा? वो हेडेन कहलाएगा बच्चों। और जैसे जैसे आप मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे, प्रेजेंट की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर इयोन चेंज होता जाएगा। तो हेडेन के बाद में बनेगा आर्कियन, आर्कियन से और प्रेजेंट में बढ़ोगे तो प्रोटेरोजोइक आ जाएगा, और ज्यादा प्रेजेंट में बढ़ोगे तो फेनेरोजोइक आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें इस डायग्राम में दे रखी है। अगर आप यही चीजें यहाँ पर देखना चाहें तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेडेन, यहाँ पर देखो यहाँ पर हेडेन लिखा हुआ है, ये देखो ये हेडेन सबसे पहले इसमें अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है हेडेन वाले पार्ट में। इसके बाद में देखो, अच्छा ये हेडेन कब से कब तक का है? आज से लगभग 4600 मिलियन ईयर। यहाँ पर टाइम दे रखा है वो मिलियन ईयर में दे रखा है, मतलब
MYA का मतलब क्या है यहाँ पर, मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो आज से लगभग 4600 मिलियन पहले हेडेन बना और वहां पर ओनली अर्थ ही प्रेजेंट थी, अर्थ के अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, ये 500 मिलियन तक चला। ये वाला जो इयोन है ये लगभग 500 मिलियन तक चला, जहां पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। तो इस टाइप के इयोन को बोलते हैं हेडेन। नो लाइफ वर एग्जिस्ट इन हेडेन बच्चों। इसके बाद आप इंटर कर जाएंगे सीधा आर्कियन के अंदर। इसके बाद आप इंटर करके आर्कियन के अंदर, यहां पर रॉक्स बनना स्टार्ट हुई, जो ओल्डेस्ट रॉक्स है, अर्थ क्रस्ट बनना स्टार्ट हुई। अर्थ क्रस्ट जैसे ही बनी, यानी कि धूल मिट्टी जब बनी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। ठीक है, मतलब अभी तक आप बात करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए हैं, अभी बने नहीं है, स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ही अर्थ क्रस्ट बनती है तो ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए। और वो कौन से ऑर्गेनिज्म बने, अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि कौन से ऑर्गेनिज्म बने, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लगभग 4000 बिलियन, लगभग 4000 मिलियन से पहले कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। अर्थ बनने के लगभग 500 मिलियन तक कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, उसके बाद में लाइफ आई है। अब आप आर्कियन से इंटर करके प्रोटेरोजोइक में, किसमें इंटर करके, प्रोटेरोजोइक, जिसमें लाइफ बनना स्टार्ट हुई और सबसे पहले वो समुद्र के अंदर बनी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये एक्वेटिक कुछ एनिमल्स यहाँ पर बने हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पर बने हैं, मतलब ये प्रोटेरोजोइक है जिसमें लाइफ, सी वाटर के अंदर लाइफ बनना स्टार्ट हुई है। फिर जो सबसे लास्ट वाला है, आप प्रोटेरोजोइक की बात कर चुके हैं, अब आप इंटर कर चुके हैं फेनेरोजोइक में। अब जो फेनेरोजोइक जो इयोन है, ये कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अपने को चमत्कार देखने को मिला। चमत्कार इन द सेंस कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इवोल्यूशन या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अपन अब इस जो फेनेरोजोइक जो टाइम पीरियड, सॉरी फेनेरोजोइक जो इयोन है, इसको अपन फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, और जिसमें अपन क्लासिफाइड करेंगे उसको बच्चों अपन ईरा बोलेंगे। ईरा, क्या बोलेंगे उसको, एरा। यानी कि ये इसके बाद में भी आपने बना दिया है एरा। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले बनाया इयोन, सबसे पहले क्या बनाया आपने, इयोन बनाया। अभी अपन 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं। तो इयोन में आपने देखा कितने इयोन बनाए होंगे आपने, 1 2 3 4। ये जो 4 वाला इयोन है, इसके भी आपने एरा बनाए हैं। अच्छा, ये इससे पहले आप देखेंगे ये यहीं पर रुक गए, ये यहाँ पर ही रुक गया, ये भी यहाँ पर रुक गया, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई। लेकिन इसकी आप आगे जाकर देखेंगे तो अलग अलग ब्रांचिंग हुई है, देख सकते हैं आप, अलग अलग ब्रांचिंग हुई है। यानी कि यहाँ से एरा बने, कितने एरा बने, 3 एरा बने, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये देखो 3 एरा बना दिए, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है, और मीजोजोइक, मीजोजोइक। ठीक है, ये कौन से इयोन के, ये फेनेरोजोइक के हैं, फेनेरोजोइक। मतलब आगे जो डिवाइड हुआ था वो फेनेरोजोइक इयोन ही डिवाइड हुआ था। और ये 4 टाइप के एरा बने, आप देख पा रहे हैं, ये 4 टाइप के एरा है। ठीक है, तो सबसे जो नीचे लिखा है मैंने, जो पेलियोजोइक जो लिखा है वो सबसे ओल्डेस्ट है, मीजोजोइक इससे थोड़ा सा मॉडर्न है, और सीनोजोइक जो और ज्यादा लेटेस्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इनको ये जो एराज है, इनको फर्दर अपन ने किस में डिवाइड किया है, पीरियड्स में डिवाइड किया है, पीरियड्स में। ठीक है, ये देखो पीरियड्स में डिवाइड किया है, और पीरियड्स को अपन एपोच में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये लो, अब अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से वो पीरियड्स है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स है। तो कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पर इसको पैलियोजोइक को 6 पार्ट में डिवाइड कर देना। ये लो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी कि ये फर्दर 6 पार्ट में क्लासिफाइड हुआ, और उसको बोला अपन ने पीरियड। क्या बोला, पीरियड बोला। अभी तो सीनोजोइक और मीजोजोइक की तो कहानी बात की है। ये प्रीमेटिव इरा है, ये प्रीमेटिव इरा है, और ये मॉडर्न एरा है। इसको अपन मॉडर्न बोलेंगे बच्चों, ये मॉडर्न एरा है। ठीक है,
चलो अब अपन बता देते हैं। सबसे पहला जो सबसे पुराना जो बना है उसको बोलते हैं कैम्ब्रियन बच्चों। कैम्ब्रियन के बाद में बना है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन के बाद में बना है सिलुरियन, ठीक है। ऑर्डोविशियन के बाद में क्या बना है, सिलुरियन बना है, और सिलुरियन के बाद में बना डेवोनियन, फिर बना कार्बोनिफेरस, फिर बना परमियन। तो ये टोटल 6 टाइप के पीरियड्स बने हैं किसके अंदर, पैलियोजोइक के अंदर। अब कार्बोनिफेरस जो सबसे पुराना है उसको बोला आपने कैम्ब्रियन। इस कैम्ब्रियन की मेजर इवेंट्स क्या है, इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले फिश का फॉर्मेशन हुआ, और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एनिमल है वो कैम्ब्रियन पीरियड में आया। देख लो, सबसे पहले फिश बना है, और सबसे पहला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आया है विथ बैकबोन, वो किसमें बना है, आपका कैम्ब्रियन के अंदर बना है। किसमें दिखा है ये आपको, कैम्ब्रियन के। फिर ऑर्डोविशियन, जिसमें आपको मिले हैं डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक इकाइनोडर्मेट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ऑर्डोविशियन में। फिर सिलुरियन, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बने। फिर डेवोनियन, जिसके अंदर आपका फर्स्ट एम्फीबियंस बना। इसके बाद में कार्बोनिफेरस, जिसमें सबसे पहले रेप्टाइल्स बना, ट्री बने। देखो यहाँ पर एनिमल और प्लांट को एक साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बने किसमें, सिलुरियन के अंदर। कार्बोनिफेरस में ट्री बन चुके, सीड फंस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म वगैरह सब बन गए। और कार्बोनिफेरस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, यानी कि ये कार्बोनिफेरस में बन गया क्रोकोडाइल्स। ये देखो आगे परमियन, इसके अंदर जो भी आप बात करें, जो भी रेप्टाइल्स है उनका यहाँ पर एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया वहां पर, ठीक है, परमियन के अंदर। अब अपन इंटर कर जाते हैं मीजोजोइक एरा के अंदर। मीजोजोइक एरा को तीन पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। एक बोला ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक में सबसे पहला फर्स्ट मैमल्स बना, फर्स्ट डायनासोर ट्राइसिक में बना, ठीक है, ये याद रखना आपको। जुरासिक में फर्स्ट बर्ड्स बना, और डायनासोर की डाइवर्सिफाई, डायनासोर जो है वो पर्टिकुलर बनना स्टार्ट हो गए। पहले छोटा डायनासोर बना, छोटा डायनासोर ट्राइसिक पीरियड के अंदर बन गया था। फिर जो ऐसे बोल सकते हैं कि इससे जो बड़ा बना वो जुरासिक के अंदर बना, और जुरासिक के बाद जो डेंजरस बना वो क्रिटेशियस में बना। क्रिटेशियस की अगर अपन बात करें तो देखो, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, क्रिटेशियस जो क्रिटेशियस पीरियड है उसमें बन चुका था। जो आप खतरनाक, एक्चुअल में जो सबसे बड़ा जो डायनासोर है वो क्रिटेशियस में बना, और इसी पीरियड के अंदर ये विलुप्त भी हो गया, एक्सटिंक्ट भी हो गया। फर्स्ट प्राइमेट्स क्रिटेशियस पीरियड में बने, और फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स बने। फिर आ जाते हैं सीनोजोइक, जो सबसे मॉडर्न एरा है। इसका जो पीरियड है, 2 पीरियड है यहाँ पर, देखो टर्सरी और क्वाटनरी। तो टर्सरी जो है उसमें मैमल्स बनना स्टार्ट हो गए। देखो यहाँ पर अलग अलग मैमल्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पर हॉर्स दिख रहा है, यहाँ पर ये यहाँ पर फिश दिख रही है, वेल फिश दिख रही है। ये यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर बेट दिख रही है, बेट। फिर जो क्वाटनरी पीरियड से इसके अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन इवोल्यूशन कौन से पीरियड में हुआ, तो आप बताएंगे क्वाटनरी के अंदर हुआ। कौन से एरा में हुआ, तो आप बताएंगे जो मॉडर्न एरा है सीनोजोइक उसके अंदर हुआ, ठीक है। और कौन से इयन के अंदर हुआ, तो आप बताएंगे ये फेनेरोजोइक के अंदर हुआ है। किसके अंदर हुआ है, ये फेनेरोजोइक के अंदर। तो ये पूरी डिटेल, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बच्चों लिख लेना कॉपी के अंदर। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपके ब्रेन में ये सेट हो जाए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको ये याद होने वाला है, ठीक है। तो मैंने एक कोशिश की है आपको समझाने की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं अच्छे से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एरा और पीरियड याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन कहानी जो देखने वाले हैं वो किसकी देखेंगे, डायनासोर की फैमिली की बात करेंगे। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये फैमिली है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, डायनासोर्स फैमिली ट्री बच्चों, ठीक है। आप देखना, इससे पहले आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा, उसमें पीरियड जो है वो याद रखना है आपको, पीरियड आपको याद रखना है। चलो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका ब्रांचिंग ट्री है, ब्रांचिंग ट्री। इस ब्रांचिंग ट्री में आपको देखना जो सबसे नीचे की ओर है ये प्रीमिटिव है, ये प्रीमिटिव है बच्चों। चलो कौन से कलर से लिखे हैं, इससे लिख देते हैं। ये प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव का मतलब इन सभी का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे अलग अलग ब्रांचें निकली है। देखो अलग अलग ब्रांच निकली, मतलब इससे ये स्टीगोसोरस बना होगा। यहाँ पर कोई एनिमल जिससे क्या बना है, स्टीगोसोरस। और स्टीगोसोरस से क्या बना है, ट्राइसेरेटॉप्स बना है। क्या बना है, इससे ट्राइसेरेटॉप्स बना है। ये स्टीगोसोरस से बना। देखो ये ब्रांच बता रही है कौन किसका एंसेस्टर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ट्राइसेरेटॉप्स का ये स्टीगोसोरस जो है वो एंसेस्टर है,
और इसका भी कोई कॉमन एंसेस्टर है, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे ये अलग अलग इवोल्व हुए हैं। ये देखो, ये फाइलोजेनेटिक ट्री होता है एक तरह का, जाति वर्तीयता पेड़ जिसे बोलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बना ब्रैंकियोसोरस, इस ब्रैंकियोसोरस से ही बना है खतरनाक प्राणी जिसे आप डायनासोर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइरेनोसोरस बोलते हैं। ट्राइरेनोसोरस ही एक तरह का डेंजरस क्या है यहाँ पर डायनासोरस है, कार्निवोरस है और डेंजरस है। ठीक है, अब ये देखो, यानी कि यहां से एक और ब्रांच निकली है जिससे बने आर्कियोप्टेरिक्स, और आप सभी को पता है आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसकी, रेप्टाइल्स और एव्स की। ठीक है, रेप्टाइल्स और एव्स की आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है। अब आप देख रहे हैं एक और ब्रांच निकल रही है जिससे क्रोकोडाइल बन रहा है, और इस क्रोकोडाइल से क्या बन रहा है, पेट्रिंडोन, यानी कि ये एक तरह का रेप्टाइल्स है, ये भी रेप्टाइल्स है, ये भी रेप्टाइल्स है, लेकिन इसके अंदर उड़ने की कैपेसिटी आई है। तो ये पूरा पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस स्ट्रक्चर, ये जो आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर ब्रेन में सेट कर लो बस। तो ये देखो, सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं वो है स्टीगोसोरस। तो लो यहां से देखते हैं, तो ये सबसे नीचे स्टीगोसोरस बना, तो ये इसके ऊपर आप देखो ना, ये बॉनी प्लेट्स प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पर, ये इसकी डॉर्सल सरफेस पे बॉनी प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बॉनी प्लेट्स प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड। हर्बीवोरस था, ये कैसा था, हर्बीवोरस था। और कौन से पीरियड में देखने को मिला, जुरासिक पीरियड। अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा, उसमें आपको देखना है जुरासिक पीरियड में स्टीगोसोरस बना, और इससे क्या बना, ट्राइसेराटॉप्स, ये भी हर्बीवोरस था सर। और ये क्रिटेशियस पीरियड में था, ये इनका लास्ट पीरियड था, डायनासोरस का लास्ट पीरियड था क्रिटेशियस। यहां पर आकर ये खत्म हो चुके थे बच्चों। ठीक है, ओके। अब अपन बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट हुई कहानी किसकी, स्टीगोसोरस की। अब अपन बात करेंगे ब्रैंकियोसोरस की। तो ये जिराफ की जैसे गर्दन दिख रही है ना, मतलब ये सबसे पहले, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि स्टीगोसोरस जो है यहां से शुरुआत हुई डायनासोर बनने की, ये छोटा डायनासोर बोल सकते हैं। तो ये ब्रैंकियोसोरस जो है वो जिराफ की जैसी गर्दन है बच्चों, ये भी हर्बीवोरस है, और जुरासिक पीरियड में ये मिला, क्योंकि ये नीचे वाला जो पीरियड है जुरासिक है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो ये क्रिटेशियस पीरियड मिल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद ये आपको दिख रहा है ट्राइरेनोसोरस की अगर मैं बात करूं तो ये कार्निवोरस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, कार्निवोरस है, ये कार्निवोरस है, प्रेजेंट इन क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, और आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है, ये कौन से पीरियड में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल के बारे में आपको देखना है, और पेट्रेडोन की अगर मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, कहीं बर्ड्स मत समझ लेना और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, प्रेजेंट इन क्रिटेशियस पीरियड। तो ये पूरी कहानी थी डायनासोर की फैमिली की। ठीक है, आई होप आपको ये याद हुआ होगा, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो हेल्प करेगा आपको फर्दर पढ़ने में। चलिए, हॉर्स इवोल्यूशन, हॉर्स इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखो इवोल्यूशन के अंदर अपने को हॉर्स इवोल्यूशन भी दे रखा है, तो ये भी अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करी है हॉर्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉर्स कैसा दिखता था, कैसे उसका एक सीक्वेंस से इवोल्यूशन हुआ, वो सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, तो और आपको पता है जैसे अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो वहां पर अपन ने देखा था इयॉन, एरा। ठीक है, एरा के बाद में अपन बात करते हैं पीरियड्स और एपोच, ऐसे अलग अलग उसके अंदर क्या बने हुए, डिवीजन बने हुए। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एपोच की। ये देखो एपोच, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एपोच में किस टाइप के या फिर कौन से हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो ये देखो, ये इयोसीन है, ये ओलिगोसीन, ये मियोसीन, पेलियोसीन और प्लिस्टोसीन, ये सारे एपोच बने हुए बच्चों। और इन्हीं एपोच के बेसिस पे इस हॉर्स का अलग अलग नाम रखा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इयोसीन इपोच के अंदर जो हॉर्स मिला था उसका नाम क्या रखा, इयोहिपस। इयो यहाँ पर वर्ड जो है वो इपोच से आया बच्चों। तो ये इपोच जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पार्ट है जो आपको याद रखना है, बस ओनली आपको हॉर्स के रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर इपोच बने हुए हैं उनको याद रखना है बच्चों। तो ये इयोसीन जो है इस इपोच के अंदर इयोहिपस बना है, ओलिगोसीन के अंदर मीजोहिपस बना है, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिसिमिलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रिजेंबल नहीं कर रहा एक दूसरे से। लेकिन मियोसीन्स में आपको मेरिसीन दिख जाएगा, पेलियोसीन्स में आपको पेलियोहिपस दिख जाएगा, प्लिस्टोसीन्स में आपको इक्वस दिख जाएगा, मॉडर्न हॉर्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर है। इसका मतलब जो सबसे पहले इस इयोसीन इपोच के अंदर जो हॉर्स बना था बच्चों, अगर मैं इयोसीन इपोच की कहानी की बात करूं तो यहाँ पर जो हॉर्स दिख रहा था वो कहीं ना कहीं लोमड़ी की तरह दिख रहा था। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये सबसे पहले यहाँ पर जो है हॉर्स बना है, इसको अपन ने नाम दिया इयोहिपस। इयोहिपस का दूसरा नाम क्या है? हाइरेकोथेरियम। हाइरेकोथेरियम या फिर यहाँ पर इयोहिपस बोल रहे हैं। इयोहिपस की स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही छोटा प्राणी है, बहुत ही छोटा एनिमल आप देख पा रहे हैं। यानी कि इसमें आप डिस्टिंक्टिव, ये देखो, इसको आप उतना ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अगर इसके कंपैरिजन बात करेंगे तो ये तो बहुत ही छोटा फॉक्स जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट भी बहुत कम है। ये जो हाइट ले रखी है बच्चों सेंटीमीटर के अंदर, ये हाइट जो है यहाँ पर ये सेंटीमीटर के अंदर है, 55 to 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छोटा है साइज में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो इपोच आया उसमें कहीं ना कहीं इसके अंदर चेंजेस आ गए। नेक्स्ट जो इपोच है वो ऑलिगोसीन है। ऑलिगोसीन के अंदर जो इयोहिपस है वो चेंज होकर क्या बना लिया उसने? मीजोहिपस। यानी कहीं ना कहीं इसने अपने आप में मॉडिफिकेशन किया बच्चों, और मॉडिफिकेशन करके इसने अपने एक तो हाइट को यहाँ पर इंक्रीज किया, हाइट को इंक्रीज किया इसने, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हाइट वाला ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये लो, ठीक है। हाइट अपन इधर से लेते हैं, तो ये देखो इसकी 40 सेंटीमीटर हाइट थी, इस पहले वाले की 40 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले की 60 सेंटीमीटर, ये लो 60 सेंटीमीटर। और इससे आगे जाओगे तो 100 सेंटीमीटर, और इससे आगे जाओगे तो 120, और इससे आगे जाओगे तो 160 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है? ये हाइट है बच्चों। तो मैंने कहा इयोसीन के बाद जैसे ही दूसरा इपोच आया ऑलिगोसीन, उसमें बन गया मीजोहिपस। और आप देख रहे हैं मीजोहिपस से एक जो नया बना है, मतलब 3 टाइप के हॉर्स यहाँ पर बने हैं बच्चों। एक को बोला पैराहिपस, एक को बोलते हैं मियोहिपस, और एक को बोला मेरीहिपस, ठीक है। तो ये जो मेरीहिपस है ये आगे मियोसीन जो इपोच है उसके अंदर आगे बढ़ा, बाकी ये डिस्टिंक्ट हो गए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनकी आगे फर्दर जनरेशन नहीं चल पाई। ध्यान रखना जो मीजोहिपस है बच्चों, इसमें 3 तरह के हॉर्स इवोल्व हुए थे। ये तीनों तरह के हॉर्स जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से ओनली एक जो हॉर्स है वो फर्दर आगे की ओर इवोल्व हुआ है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? मेरीहिपस है, जो मियोसीन इपोच के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूसरे इपोच में स्विच करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड हॉर्स मिलेगा, जो उससे कई गुना यहाँ पर मॉडिफाइड हो चुका है, और इसका नाम है पेलियोहिपस। पेलियोहिपस के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट इपोच में स्विच करेंगे, इससे बोला आपने प्लेस्टोसीन, इसमें बच्चों मॉडर्न हॉर्स मिल जाता है। क्योंकि ये अगर आप इपोच में अप टू डाउन जाते हैं तो आप मॉडर्न टाइम की ओर बढ़ते हैं। तो हॉर्स में आप अप टू डाउन जा रहे हैं तो ये मॉडर्न है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर उल्टी दे रखी है। पिक्चर इसके जस्ट रिवर्स है, नीचे की तरफ जो है वो सबसे पुराना या फिर ओल्डेस्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा मॉडर्न। यहाँ पर आपको दिख रहा है मॉडर्न हॉर्स। और चलो अब अपन बात करते हैं कि ये तो ऑर्डर आपने बता दिया सर, अब इसमें एनाटॉमिकल चेंजेस क्या है? तो एनाटॉमिकल चेंजेस में एक तो अपन हाइट की बात करते हैं कि सर हाइट जो है इसकी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो टॉय है, टॉय किसे बोल रहे हैं? पंजे को बोलते हैं बच्चों। टॉय का मतलब यहाँ पर पंजा होता है, पंजा। इस पंजे के अंदर कितने नखुर बने हुए हैं उसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टॉय, 5 जो पेड़ आपको दिखेगा उसका एंड वाला पार्ट, जिसे अपन एंड वाले पार्ट को टॉय बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 टॉय मिलेंगे। किसके अंदर? इसके अंदर 5 मिल रहे हैं। और जैसे ही आप इसके आगे की ओर जाएंगे मीजोहिपस, तो यहाँ पर 3 टॉय, और इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो इसमें भी 3 टॉय मिलेंगे, और इन दोनों के अंदर सिंगल टॉय मिलेगा। हाइट से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो देखो आपको याद जो रखना है वो इपोच याद रख लो और ऑर्डर याद रख लो। ऑर्डर याद रखोगे तो ये बाकी चीजें जो नॉर्मल है वो आपको अपने आप याद हो जाएगी बच्चों। टॉय से, हाइट से, इन सब से आप इनका कंपैरिजन करो और इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को आप याद कर लो बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका, ठीक है। चलिए, तो अब अपन बाकी जो भी बातें हैं वो बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिए और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक ब्यूटीफुल वीडियो तक आप पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।